नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे तेज रफ्तार के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डाल लेते हैं। लखनऊ से सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ 2 मामलों में आरोप तय कर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 38 से 40 साल पुराने आपराधिक मामलों में ये आरोप तय किए गए हैं और अगली सुनवाई एसीजेएम कोर्ट में 17 अगस्त को की जाएगी। बताया जा रहा है कि बगैर इजाजत के जुलूस निकालने और जबरन दुकानें बंद करने का ये पूरा मामला है, जिसके तहत ये मामला और ये आरोप तय किए गए हैं। बताया जा रहा है कि दूसरा एक प्रमुख मामला जो सामने आया है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूनियन भवन में ताला तोड़कर घुसने और यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़ करने का ये मामला है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, बगैर इजाजत जुलूस निकालने के मामले में ये बड़ी कार्रवाई अब की जानी है, जिसको लेकर 17 अगस्त को एक अहम सुनवाई की जाएगी। और खबर अब गाजीपुर से है, जहां माफिया मुख्तार अंसारी पर शासन की कार्रवाई लगातार जारी है। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने एक्शन लिया है और मुख्तार की पत्नी जो है अफजा अंसारी, उनकी अवैध जमीन कुर्क कर ली गई। पुलिस प्रशासन ने अफजा अंसारी की 50 लाख की जमीन को कुर्क किया है और बता दें आपको कि मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र में जाफराबाद में कुर्की की कार्रवाई की गई। गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत ये कुर्की की कार्रवाई की गई है। और आपको दिखा दें वहां से ताजा फुटेज जो है हमारे पास सामने आई है कि यहाँ पर नगाड़े बजवाकर और ढोल बजवाकर ये कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और लगातार मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर कुर्की की कार्रवाई लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन मिश्रा फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। पवन, आपसे जानना चाहेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में, कितने की संपत्ति बताई जा रही है? आपको बता रहे कि द्वारा राज्य पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है और इसी क्रम में आज मुख्तार अंसारी की पत्नी अफजा अंसारी के नाम पर जो बेनामी संपत्ति थी, लगभग 50 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को आज प्रशासन द्वारा किया गया है। पवन, लगातार जो इस तरह से कुर्की की कार्रवाई की जा रही है, अब से 2 दिन पहले भी लखनऊ में ये संपत्ति कुर्क की गई थी और मुख्तार अंसारी के सहयोगी भीम सिंह की संपत्ति बताई जा रही थी और इससे पहले भी तमाम जो मुख्तार अंसारी के करीबी हैं उनकी संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। क्या लगता है कि क्या प्रशासन की तरफ से और भी ऐसे नाम जुड़ सकते हैं इस सूची में जिनकी संपत्ति आगे कुर्क की जा सकती है? जी बिल्कुल है, ऐसे नामों को खंगाला जा रहा है, उनके करीबियों का अधिकार खंगाला जा रहा है और जो भी बेनामी संपत्ति है प्रदेश में कहीं भी है उसको निकाल के कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। जी पवन, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस कार्रवाई को लेकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहना है और क्या इसके अलावा किसी और संपत्ति की भी जानकारी सामने आई है क्या? जी हम आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी उनके पहले उनके बड़े भाई अफजाल अंसारी की भी जो वर्तमान में गाजीपुर के सांसद हैं, उनकी भी लगभग 15 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की जा चुकी है और इनके जितने भी गैंगस्टर में जो इनके जितने भी करीबी हैं उनकी भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो पवन, अभी भी कहीं ना कहीं प्रशासन एक चीज में नाकाम रही है, अब्बास अंसारी पुलिस की गिरफ्त में अभी तक नहीं पहुंच पाया, तो क्या लगता है उसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई है? जी हम आपको बता दें कि अफजाल अंसारी इस समय सांसद हैं और उनकी हमले में गैंगस्टर एक्ट में कुर्की की गई है और जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो इस तरीके का अभी शासन की तरफ से कोई आदेश नहीं है। पवन, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि मुख्तार अंसारी की पत्नी की जो संपत्ति है उसको कुर्क कर लिया गया है। लगभग 50 लाख की अवैध संपत्ति बताई जा रही है और आप देख सकते हैं कि इस संपत्ति को कुर्क किया जा रहा है और माइक पर अनाउंसमेंट भी साथ में की गई और लगातार मुख्तार अंसारी और उनके करीबियों पर ये कार्रवाई जारी है प्रशासन की तरफ से, जहां अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति पर लगातार कार्रवाई के दौरान कुर्क किया जा रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। संजय राउत से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें कि संजय राउत को नहीं मिली है राहत। 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में संजय राउत को भेज दिया गया है। आपको बता दें कयास लगाए जा रहे थे कि संजय राउत को ईडी की कस्टडी में कुछ और दिन रखा जा सकता है। ईडी की तरफ से पेश किया गया था राउत को आज और मांग उठाई गई थी कि उनकी जो अवधि है उसको बढ़ाया जाए और इसीलिए
कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया। अब 8 अगस्त तक ईडी पूछताछ कर सकेगी संजय राउत से और उसके बाद एक बार फिर से संजय राउत को पेशी के लिए कोर्ट तक लाया जाएगा। और कानपुर आउटर से ये खबर सामने आई है जहां पर सीएमओ ने शिवराजपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया है। बता दें आपको कि ये बड़ी खबर इस वक्त ही सामने आ रही है एक और, जहां पर शिवराजपुर सीएचसी का औचक निरीक्षण किया गया है। इस दौरान अधिकारियों में हड़कंप की स्थिति देखने को मिली है। यहां पर देर से आई डॉक्टरों को भी जमकर फटकार लगाई गई। बताया जा रहा है कि सीएचसी अधीक्षक को दस्तावेज के रखरखाव और साफ सफाई के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के बढ़ रहे आतंक को देखते हुए भी ये निरीक्षण काफी अहम माना जा रहा है और इस निरीक्षण के बाद से अब झोला छाप डॉक्टरों में भी हड़कंप की स्थिति है। शिवराजपुर सीएचसी का ये पूरा मामला है जहां पर औचक निरीक्षण किया गया है और इसी के साथ साथ जो लापरवाहियां देखने को मिली हैं उस पर अधिकारियों को और कर्मचारियों को फटकार लगाई गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रभात त्रिवेदी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रभात, आपसे जानना चाहेंगे कि इस निरीक्षण के दौरान क्या कुछ और खामियां पाई गई? देखिए पहले मैं बताना चाहूंगा जो पूरा मामला है शिवराजपुर सीएचसी का पूरा मामला है। यहाँ पर जो सीएमओ ने किया, शिवराजपुर जो सीएचसी है वहाँ पे सीएमओ ने निरीक्षण करा था। निरीक्षण के दौरान जो वहाँ पर जो डॉक्टर्स थे उनमें सब में हड़कंप मच गया। वहाँ के माहौल जो था पूरा हड़कंप में तब्दील हो गया था और सब भागना दौड़ना शुरू हो गया था, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएमओ को वहाँ की खामियां नजर आने लगी थी। जी, तो प्रभात, क्या और भी खामियां पाई गई? वहां पर मरीजों से बात की गई है? क्या मरीजों की तरफ से किसी तरह की शिकायत या फिर जो कर्मचारी है वहां पर उनको लेकर मरीजों ने कुछ कहा हो? देखिए पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि जो एक मामला है शिवराजपुर का मामला है और दूसरी बात ये कि सीएमओ जब निरीक्षण करते हैं तो उसमें औचक निरीक्षण कर दिया। वहां पर साफ सफाई की सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य विभाग में, हॉस्पिटलों में सफाई की। वहां पर बहुत बुरी तरह से गंदगी सामने दिखी सीएमओ को और जो रखरखाव था वो पूरी तरह से खराब दिखा, जिसकी वजह से सीएमओ जो था डॉक्टर्स को लेकर काफी गुस्से में दिखे और डॉक्टरों से बात करने की कोशिश करी तो डॉक्टरों ने सही जवाब देने में सक्षम नहीं रहे। तो प्रभात, जो उपकरण होते हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स होते हैं, क्या उनको लेकर भी निरीक्षण किया गया है? उनका रखरखाव किस तरह का पाया गया वहां पर और क्या मशीनें सही से संचालित हो रही हैं? देखिए बताया पल्लवी की जो उपकरण है जिनको देखे डॉक्टर्स ने जब पूरी तरह से सीएमओ ने निरीक्षण करा तो वहां पर चीजें उनको अब मतलब अस्त व्यस्त पूरी तरह से मिली, चाहे वो वहाँ के उपकरण हो, चाहे वो मरीजों के रखरखाव, मरीजों की देखरेख हो, चाहे वहां पर रखे सामान के रखरखाव हो और चाहे वहां पर सबसे बड़ी बात है कि एक हॉस्पिटल के अंदर जो सबसे ज्यादा बीमारी से बचने के चीजें होती है वो साफ सफाई। साफ सफाई जब किसी हॉस्पिटल में नहीं होती है तो सबसे बड़ी बीमारी फैलने का सबसे ज्यादा डर वहीं होता है और सबसे ज्यादा दिक्कतें वहीं से होती है। और ये शिवराजपुर की नहीं, जब औचक निरीक्षण अगर तो कानपुर में भी करा जाएगा या कहीं किसी जिले में भी करा जाए, किसी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल के, तो सबसे बड़ी समस्या निकल कर आएगी सामने डॉक्टरों की, जूनियर डॉक्टरों की लापरवाही और इसके अलावा डॉक्टरों की लापरवाही और सफाई में सबसे ज्यादा कमी नजर आएगी। तो प्रभात, क्या कुछ हिदायत दी गई है सीएमओ साहब की तरफ से और क्या निर्देश दिए गए हैं साथ साथ और क्या समय सीमा दी गई है कि इस समय तक इन तमाम खामियों को दूर कर लिया जाए? देखिए पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि बात करें हिदायत देने की और पहले से मतलब एक कहने की कि नहीं कब तक सुधार किया जाएगा। देखिए इस मामले में आज जो चूंकि मीडिया के सामने ये मामला आ गया है इसलिए आज इस मामले में हो सकता है सुधार हो जाए, लेकिन पहले पिछले कई समय में ऐसी घटनाएं लगातार रूप से सामने आती रही है, जिसकी वजह से होता क्या है कि बाद में अभी मौके पर उन्होंने निरीक्षण करा, मौके के बाद क्या करते हैं कि चाहे वो सीएमओ हो चाहे वो कोई अधिकारी हो, वो होता क्या है कि लीपापोती करके चीजों को खत्म कर दिया जाता है। तो प्रभात, क्या लगता है कि अब जो जिस तरह से निरीक्षण की कार्रवाई की गई है और अब जिस तरह से निर्देश दिए गए हैं, क्या डॉक्टरों पर कोई असर होगा इसका या फिर आगे किसी तरह की अनियमितता देखने को मिल जाएगी? बताना चाहूंगा, जब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी औचक निरीक्षण करते हैं तब तो कोई सुधार हमें दिखता है, मतलब इस मीडिया कर्मी को दिखता नहीं, उनमें सुधार तो हो नहीं पाता है। तो सीएमओ औचक निरीक्षण कर रहे हैं, जब उप मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण पर लिपापोती हो जाती है तो सीएमओ का जो औचक निरीक्षण कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि लिपापोती होनी तय सी है।
तो प्रभात, जिस तरीके से लगातार सीएम योगी की तरफ से भी निर्देश दिए गए हैं कि लगातार निरीक्षण किए जाएं ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था, जिन पर आरोप लगता रहा है कि चरमरा रही है, लोग परेशान हैं, मरीज परेशान हैं, उन्हें दूर करने के लिए निरीक्षण जरूरी है। लेकिन क्या लगता है कि वाकई निरीक्षण का असर पड़ता है? बात अगर सीएचसी की जाए, एक छोटे से स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, क्या वहां पर जो निर्देश दिए जाते हैं, जो निरीक्षण किया जाता है, क्या उसका प्रभाव पड़ता है? देखिए पल्लवी, एक चीज बताना चाहूंगा कि बात पे अगर जो निरीक्षण करें तो शिवराजपुर सीएचसी में सुधार हो सकता है कि जिस मामले को लेकर आज औचक निरीक्षण करा गया उसमें सुधार हो जाए। लेकिन अगर तो किसी सरकारी बड़े हॉस्पिटल की बात करते हैं तो हमें नहीं लगता है कि वहां पर सुधार होते हैं। केवल औचक निरीक्षण होते हैं और उसके बाद साठ गांठ करके लिपापोती हो जाती है और चीजों को खत्म कर दिया जाता है। क्योंकि अभी इसी मतलब शिवराजपुर जो सीएचसी है, इस मामले को लेकर लगातार रूप से आरए न्यूज की जो टीम है कानपुर के और हॉस्पिटलों मतलब मीडिया के सामने लाएगी, जनता के सामने लाएगी। लेकिन चीजें जो है फिर आपको दिखाया जाएगा, अगली फिर खबर बनेगी, फिर यही होगा कि देखिए गंदगी सामने आ रही है, रखरखाव में दिक्कत हो रही है। प्रभात, एक आखिरी सवाल ये भी आपसे मैं करना चाहूंगी कि क्या कोई शिकायतें इस स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से आ रही थी जिसको लेकर ये निरीक्षण की कार्रवाई की गई है? मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि बात करें स्वास्थ्य केंद्र में शिकायतों की, तो जो मरीज होते हैं वो शिकायत करने की अगर कोशिश भी करें तो किससे करेंगे? जाके सीएमओ से करेंगे जाके। तो सीएमओ ने क्या करा कि सीएमओ ने एक औचक निरीक्षण कर दिया कि पब्लिक को देखने में भी हो गया, औचक निरीक्षण हो गया, मीडिया के सामने भी आ गया, औचक निरीक्षण हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं चीजें हो सकता है इस मामले में सुधार हो जाए, लेकिन फिर वही 2 दिन 4 दिन बाद घाट के 3 पात वाली जो कहावत है वो सामने आएगी और चीजें जो है लिपापोती करके बराबर कर दी जाएगी। चलिए प्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि निरीक्षण यहाँ पर किया गया है, जहां पर कई खामियां जो पाई गई उनको लेकर निर्देश भी दिए गए हैं। अब देखना यह है कि इस निरीक्षण का इन अधिकारियों, इन डॉक्टर और इन स्टाफ के मेंबर्स पर क्या कुछ असर पड़ता है और इससे मरीजों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, उससे क्या मरीजों को निजात मिल पाता है। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई आखिरकार शामिल हो गए हैं। हरियाणा के सीएम ने उन्हें सदस्यता की शपथ दिलाई और आपको बता दें कि कल कांग्रेस विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने कल ही हरियाणा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई को जून में कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के चलते कांग्रेस ने कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इसी के बाद से अब कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी नेताओं के साथ खुलकर मुलाकातें की और उसका परिणाम अब ये रहा कि कुलदीप बिश्नोई आखिरकार भाजपा का दामन थाम चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हरियाणा के सीएम के साथ कुलदीप बिश्नोई यहाँ पर खड़े हैं और उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। और कुलदीप बिश्नोई, जिन्होंने कल ही हरियाणा के विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था, वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में आज भाजपा में शामिल हो गए हैं। कुलदीप बिश्नोई को जून में ही कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था और आपको ये भी बता दें कि हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग करने के चलते कांग्रेस ने ही कुलदीप बिश्नोई को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया था। इसी के बाद से कुलदीप बिश्नोई ने बीजेपी नेताओं के साथ खुलकर मुलाकातों का सिलसिला शुरू किया। अब सीएम मनोहर लाल ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर के तक कई दौरों की मीटिंग की गई है और उसके बाद उन्होंने आदमपुर में एक बड़ी जनसभा में कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। अब हरियाणा के हिसार जिले की आदमपुर सीट से विधायक बिश्नोई, उन्होंने बुधवार को ही हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दे दिया था। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू द्वारा अगले शीर्ष न्यायाधीश की सिफारिश की मांग के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने गुरुवार को न्यायमूर्ति यूयू ललित को अपना उत्तराधिकारी प्रस्तावित किया है। आपको बता दें कि इस दौरान इस महीने मुख्य न्यायाधीश रमन्ना की सेवानिवृत्ति होगी और जस्टिस ललित भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय यू ललित, जो कि भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की कतार में है।
वो कई ऐतिहासिक निर्णयों का हिस्सा रह चुके हैं। और आपको बता दें कि इसमें तत्काल मुसलमानों के बीच अवैध और असंवैधानिक 3 तलाक के माध्यम से तलाक की प्रथा का जो केस है वो शामिल है। और प्रदेशवासियों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बता दें आपको कि जल्द ही उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में मुफ्त सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। अभी 16 जिलों को छोड़कर बाकी जनपदों में ये सुविधा उपलब्ध है और फिलहाल प्रदेश के 59 जिलों के 61 अस्पतालों में मुफ्त सीटी स्कैन जांच सुविधा उपलब्ध है। बताया यह भी जा रहा है कि शेष बचे 16 जिलों में भी मुफ्त सीटी स्कैन जांच की सुविधा मिलेगी। और आपको बताते चले कि मरीजों का सरकारी जांच के प्रति भरोसा बढ़ा है। पिछले 3 साल के दौरान मरीजों की जो संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। और आपको बता दें कि इस बीच करीब 9,57,055 मरीजों की जांच की गई। बीते 3 साल में सीटी स्कैन जांच की संख्या में लगभग 48% का इजाफा भी हुआ। और अब आने वाले समय में प्रदेश के अस्पतालों में 24 घंटे में सीटी स्कैन की सुविधा मुफ्त मिल सकेगी। और इसी क्रम में एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। इस खबर से आपको रूबरू करा दें कि सपा नेता आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। लखनऊ हॉस्पिटल में आजम खान को भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आजम खान की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। आपको बता दें, हाल ही में जेल से रिहा हुए आजम खान, उनकी तबीयत एक बार फिर से खराब हुई है। और आपको बता दें कि सपा नेता आजम खान को सांस लेने में तकलीफ बताई जा रही है, जिसके चलते उन्हें लखनऊ के हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया है। और कांग्रेस पर ईडी का शिकंजा कम होता नजर नहीं आ रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में आज ईडी ने यंग इंडिया के ऑफिस को सील कर दिया। कार्यालय को नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी ने सील किया है और नेशनल हेराल्ड परिसर में ये यंग कार्यालय था, जिसे आज ईडी ने सील किया। बताया जा रहा है कि ईडी के निर्देश भी दिए गए हैं कि बिना अनुमति के दफ्तर ना खोला जाए। ईडी के एक्शन पर कांग्रेस ने वार किया है। कांग्रेस ने कहा है कि पुलिस ने प्रदर्शन न करने के लिए कहा और भाजपा पर आरोप जड़ते हुए कह दिया है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता जयराम रमेश ने भी कहा है कि ये विनाशकाल है। कांग्रेस पार्टी दबाव में नहीं आने वाली और कहा गया कि हमें 5 अगस्त का प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई के खिलाफ पीएम आवास का घेराव किया जाएगा। सरकार की आर्थिक नीतियों के विरोध में ये प्रदर्शन किया जाएगा, जहां कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि महंगाई के खिलाफ 5 अगस्त को प्रदर्शन किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बृहस्पतिवार को आजमगढ़ के दौरे पर हैं। वो शहर के आईटीआई और हरीरपुर गांव में जाएंगे, जहां पर लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी के निर्वा यादव को मिली जीत के बाद सीएम योगी का आजमगढ़ का ये पहला दौरा है। इस दौरे को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। योगी आदित्यनाथ इस दौरे में आईटीआई मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही साथ इसके अलावा वो हरीरपुर के मशहूर संगीत घरान में भी जाएंगे और हरीरपुर में वो पंडित छन्नुयाल मिश्रा के परिवार से मिलेंगे और इसके बाद वो संगीत संस्थान के कलाकारों से भी मुलाकात कर सकते हैं। अंत में आपको बता दें कि वो कलेक्ट्रेट परिसर में एक मंडलीय समीक्षा बैठक करेंगे और इस कार्यक्रम में आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल निरहुआ भी शामिल होंगे। इसी बीच समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान के बाद वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर तिरंगा और हर गांव तिरंगा अभियान से जुड़ गए हैं। हजारों तिरंगे को लेकर घर घर पहुंचाने के लिए 9 अगस्त यानी कि अगस्त क्रांति के दिन से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा वितरण करेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगे को लेकर तैयार करने में जुट चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इन दिनों समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर तिरंगा और हर गांव तिरंगा अभियान में जुट चुके हैं। दरअसल राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ता वाराणसी के घर घर जाकर तिरंगा अभियान से जोड़ने के लिए हजारों की संख्या में तिरंगा झंडा तैयार कर रहे हैं।
और मानसून खत्म होते होते त्योहारों का सीजन शुरू हो जाता है। रक्षाबंधन के बाद कई त्योहार आते हैं, तो वहीं अक्टूबर में रामलीला, दुर्गा पूजा और नवरात्रि जैसे तमाम त्योहार हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि इन त्योहारों को लेकर कई तैयारियां महीनों पहले से ही शुरू हो जाती है। इसी बीच दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इन आयोजनों को लेकर कुछ निर्देश जारी कर दिए हैं, यानी कि डीडीए की जमीन पर इस तरीके के जो भी आयोजन अब तक होते रहे हैं उनके लिए क्या कुछ नियम होंगे, ये आपको बताते चलें कि जानकारी है कि डीडीए की तरफ से ये जानकारी साझा की गई है कि डीडीए के किसी भी ओपन स्पेस जगह पर धार्मिक, मनोरंजनात्मक समारोह या फिर रामलीला या दुर्गा पूजा जैसे कार्यक्रम जो होते हैं उसके लिए 24 रुपए प्रति वर्ग मीटर 15 दिन की बुकिंग के लिए चार्ज किया जाएगा। तो वहीं 30 दिन से अधिक बुकिंग के लिए 60 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क देना होगा। इसके साथ ही सुरक्षा राशि दिल्ली जाएगी, जो कि बाद में रिफंड कर दी जाएगी। डीडीए के अधिकारियों ने यह जानकारी भी दी है कि ओपन स्पेस या फिर समाज सदन की बुकिंग के लिए किसी भी तरीके से चार्जेस में बढ़ोतरी नहीं की गई है। जो चार्जेस पहले लिए जाते थे वही चार्जेस इस साल भी लागू रहेंगे। और इस बीच रुक करेंगे जौनपुर का, जहां से ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। जौनपुर में तारापुर कॉलोनी में चल रहे गैस पाइपलाइन कार्य का निरीक्षण किया गया है। जौनपुर से ये खबर आपको बताते चले कि दरअसल पाइपलाइन का निर्माण कार्य चल रहा है और इसी पाइपलाइन का निरीक्षण किया गया है आज, और कार्यदायी संस्था को इस दौरान कड़ी चेतावनी दी गई। बता दें आपको कि ये कड़ी चेतावनी देते हुए निर्देशित किया गया है कि तत्काल ही रास्ते के गड्ढे भरवा दिए जाएं। बता दें आपको कि तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में पाइपलाइन का निरीक्षण किया गया है। साथ ही साथ तत्काल रास्ते के जो गड्ढे हैं उन्हें भरवाने के भी निर्देश दिए गए। खबर अब कानपुर से है, जहां शिक्षा विभाग नौनिहालों को घास काटने और सफाई की ट्रेनिंग दे रहा है। यहां शिक्षकों के द्वारा इन मासूम छात्रों को डायरेक्ट ग्रास कटर और मजदूर बनाने की प्रशिक्षण दिए जा रही है। यहां आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ये बड़ी लापरवाही है जो सामने आई है, और आप भी देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर छोटे बच्चे हैं और स्कूल के जो परिसर है वहां पर ये घास काट रहे हैं, और साथ ही साथ इसका वीडियो अब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि ये सब पढ़ें और सब बढ़ें सरकार के अभियान को खुलेआम पलीता लगाया जा रहा है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे घास काट रहे हैं, तो वहीं कुछ बालिकाएं यहाँ पर हैं जो इस वीडियो में झाड़ू लगाते हुए साफ देखी जा रही हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि ये एक स्कूल का वीडियो है। यहाँ पर तमाम जहां शिक्षिकाएं होती हैं, प्रिंसिपल होती हैं, लेकिन इन तमाम शिक्षिकाओं और प्रिंसिपल के बावजूद ये बच्चे यहाँ पर घास काट रहे हैं और साफ सफाई कर रहे हैं। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।